नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात करेंगे देवभूमि की। देहरादून में आज से श्री अन्न मिलेट महोत्सव की शुरुआत की जा चुकी है। ये महोत्सव आज 13 मई से लेकर 16 मई तक आयोजित किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में मिलेट के उत्पादों को बढ़ावा देने की लक्ष्य के साथ कृषि विभाग की तरफ से आयोजित इस अन्न महोत्सव की शुरुआत सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिबन काटकर की। इस दौरान राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी, यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और गढ़ी कैंट विधायक सविता कपूर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके विशेष अनुरोध पर और आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया और श्री अन्न अब घर घर का अन्न बनता जा रहा है। जो हमारी पुराने समय में जिस प्रकार से श्री अन्न उगाया जाता था, जिस प्रकार से उसको उपयोग में लाया जाता था, वो फिर से लाया जा रहा है। और आज श्री अन्न को लेकर यहाँ पर श्री अन्न महोत्सव प्रारंभ हुआ है, जिसमें लगातार अगले 4 दिनों तक लगातार मंथन होगा श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए, श्री अन्न की मार्केटिंग के लिए और श्री अन्न के उत्पादन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम यह अन्न महोत्सव करेगा। मैं बधाई देता हूँ अपने किसान भाइयों को जो लंबे समय से मड़वा, झंगोरा और जो ऐसे तमाम जो हमारे यहाँ के व्यंजन थे, गहर, कुलत और हट, ऐसे अनेकों जो वो उत्पाद लगातार उत्पादित करते रहते थे, लेकिन उनको बाजार नहीं मिल पाता था। उनको बाजार मिलेगा, उनको एक नई पहचान मिलेगी और ये श्री अन्न हर प्रकार से पौष्टिक भी है और पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है। इसलिए मैं श्री अन्न महोत्सव सभी को, किसान भाइयों को और हमारे आयोजकों को सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। उत्तराखंड के भीतर प्राकृतिक रूप से जो है वो श्री अन्न की और प्राकृतिक खेती होती रही। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर अभी भी प्रकार के उन्नतशील और एक धरोहर क्षेत्र उत्तराखंड के भीतर है। यहाँ के बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनको हम ले जाकर के उत्तर प्रदेश में लगाना चाहेंगे। यद्यप उत्तर प्रदेश में अभी भी 11 लाख हेक्टेयर के भीतर हम श्री अन्न की खेती करते हैं और इस साल 46,000 मीट्रिक टन की खरीदारी भी हम लोगों ने MSP पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। राज्य के भीतर हम लोगों ने भी श्री अन्न की खेती को बढ़ावा दिए जाने के लिए 186 करोड़ रुपए की योजना हम लोगों ने लाया हुआ है, जिसके भीतर किसानों को निःशुल्क मिनी किट से लेकर के उनकी प्रोसेसिंग, उनकी मार्केटिंग, उनके प्रशिक्षण और उनकी ब्रांडिंग तक की उसके भीतर व्यवस्था रखी गई है। इस अभियान को हम शुरू कर रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराखंड में श्री अन्न महोत्सव के 4 दिवसीय कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को एक पूरी ताकत देगा, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया था। आज यह श्री अन्न दुनिया के मंच पर, वैश्विक मंच पर आज स्वीकार्यता उसकी बड़ी है। इसके लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपनी ओर से बधाई शुभकामनाएं। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज से श्री अन्न मिलेट महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? जी जागृति, निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार जो है वो लगातार जो मोटे अनाज हैं जिसे मिलेट कहते हैं उसके लिए तैयारियां कर रही थी। मोटे अनाज को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए और मिलेट 2023 जो है वर्ष भी घोषित हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार जो मोटे अनाज हैं उन्हें बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज इस 4 दिवसीय जो कार्यक्रम है वह आयोजित किया गया है। इसमें तमाम सारे जो प्रदेश के किसान हैं वह आएंगे और तो अपनी जो कृषि किस तरीके से की जाए, मिलेट को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इन सब विषयों पर चर्चा होगी और तमाम सारे जो केंद्रीय नेताओं का भी कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही आज उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री थे वह यहाँ पर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद थे और जो उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी कार्यक्रम में मौजूद है। अलग अलग दिनों पर अलग अलग कार्यक्रम रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश सरकार जो मोटे अनाज को किस तरीके से बढ़ावा दे, उसको बाजार किस तरीके से मिले और किस तरीके से इसकी खेती को और बढ़ाया जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। 4 दिवसीय कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में जो मोटे अनाज का उत्पादन किस तरीके से और बढ़ाया जाए और बेहतर कैसे किया जाए
और अनाजों के उत्पादन की जो क्षमता है उससे किसानों में कैसे बढ़ाया जाए, तो इन सब चीजों पर चर्चा होगी। अलग अलग दिन कार्यक्रम रखे गए हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उसे भी दुरुस्त करने का काम किया गया है। भारी तादाद में जो प्रदेश के तमाम सारे किसान यहाँ पर पहुंचे थे और यह अलग अलग दिनों पर कार्यक्रम का निर्धारण किया गया है। जी बिल्कुल नवीन, और जिस तरह से प्रदेश उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो वहां पर मोटे अनाज को उगाया भी जाता है। बात की जाए मंडवे की या कोदे की या झंगोरा की, तो ये भी उत्तराखंड में जो है किसान वहां के उगाते हैं। और ऐसे में अब इस तरह के महोत्सव के आयोजन से किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा। जी जागृति, निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार लगातार मोटे अनाज को जो है बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। मिलेट वर्ष 2023 की घोषणा भी हो गई है और 2023 से मान लिया गया है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है जो किसानों को किस तरीके से और बढ़ावा मिले। मोटे अनाज क्योंकि उत्पादन जरूर उत्तराखंड में होता था, लेकिन अब उस उत्पादन को और बढ़ाने की बात की जा रही है और उस जो उत्पादन हो रहे हैं मोटे अनाज का उत्पादन है उसे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार किस तरीके से मिले, इन सब विषयों पर भी चर्चा हो रही है। और प्रदेश सरकार इस विषय पर लगातार काम कर रही थी, जिसको लेकर जो 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इन तमाम सारे विषयों पर चर्चा होगी, तमाम सारे साइंटिस्ट आएंगे और किस तरीके से इस खेती को और बढ़ाया जाए, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक खबर आपको बता रही जहां पर श्री अन्न मिलेट महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जहां सीएम धामी ने रिबन काट कर इस महोत्सव की शुरुआत की, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। तो वहीं आपको बता दें कि 13 मई से 16 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां कर्नाटक चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आने के बाद पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी में जीत का माहौल है। इसी क्रम में देहरादून में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भी खूब जश्न का माहौल रहा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि कर्नाटक चुनाव का परिणाम लोकतंत्र की जीत है। तो वही कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली भारी जीत का असर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। इस जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। इसी धुन में कांग्रेस नेताओं ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में मिठाई बांटी और कहा कि कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बनकर आई है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने धन बल से कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी, लेकिन इस बार के चुनाव में कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित जोशी ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंगबली का नाम लेकर चुनाव प्रचार में गए थे, लेकिन बजरंगबली ने चुनावी परिणाम से ये साबित कर दिया कि भगवान का नाम राजनीति में नहीं लिया जाता है। के लिए संजीवनी है और ये जनता के लिए भी संजीवनी है, क्योंकि जनमत का अपमान करके भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश का अपमान किया था। पिछली बार ही कांग्रेस की सरकार आई थी और जिस तरीके से सरकार गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, लोकतंत्र का अपमान किया, जनमत का अपमान किया, तो इस बार जनादेश ने ये बताया कि जब जब आप जनमत का अपमान करेंगे तो जनता उसका जवाब देगी। जनता ने जवाब ही नहीं, पूरा हिसाब दिया है। बड़े अच्छी चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर नाम जब नाम सुनावे। तो महावीर ने अपना जब दिखाया अपना विकराल रूप, तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को उसका असली याद आ गया स्थान। पूरे देश के अंदर 9 साल में इस पार्टी ने सांप्रदायिकता, कहीं पर बेरोजगारी की, महंगाई की, पूरे देश के अंदर ये जवाब नहीं देंगे कि किस तरह पुलवामा में 40 लोग हमारे शहीद हुए। ये सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर सांप्रदायिकता फैला कर करके इस देश को, इस खूबसूरत देश को, इस अभूतपूर्व जो हमको मैंडेट मिला है, वो इस बात का सबूत है कि भगवान श्री राम के नाम को इस्तेमाल करने वाले ये लोग आज बजरंगबली के नाम पर ऐसा पिटे। एक चौपाई उनके मुझे और याद आती है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कि किस तरह से उन्होंने श्री राम का नाम इस्तेमाल किया, कि राम नाम की मची थी लूट लिया, सब देश को लिया लूट, और जब बजरंगबली का नाम लिया तो पब्लिक ने दिया कूट। कर्नाटक चुनाव के परिणामों को देखते हुए एक तरफ मोदी सरकार में मायूसी है, तो वहीं दूसरी ओर देश भर में जगह जगह जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी में काशीपुर से स्टार प्रचारक के रूप में कर्नाटक चुनाव लड़ाने पहुंची कांग्रेस नेत्री अलका पाल को बधाई देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि काशीपुर से स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस नेत्री
अलका पाल को कर्नाटक चुनाव के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद कर्नाटक चुनाव जीतने पर अलका पाल और स्थानीय लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और आगामी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए अलका पाल को ऐसे ही मेहनत करने का आशीर्वाद दिया। इस दौरान अलका पाल का कहना है कि इस बार बजरंगबली ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया और जनता ने मोदी सरकार को नकार दिया। देखिए, हमारी उम्मीद से बहुत अच्छा रिजल्ट कर्नाटक चुनावों का आया है। इसके लिए मैं आपको भी बधाई देती हूँ, इस देश की महान जनता को और कर्नाटक की महान जनता को बधाई देती हूँ कि उसने कांग्रेस के समर्थन में इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के पक्ष में वहाँ मतदान किया है और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पर बनाई है। इसके लिए कर्नाटक की जनता बधाई की पात्र है। और जबकि भाजपा ने वहाँ भाजपा की जो 3 साल का कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो भाजपा ने वहाँ जनहित के काम न करके केवल जातिवाद को बढ़ावा देने का काम किया और धर्म के नाम पे भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। लेकिन आज जनता की समझ में आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी वर्गों का, सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी को साथ लेकर चलती है। भाजपा ने भगवान बजरंगी का भी भाजपा ने राजनीतिकरण करने का भी प्रयास किया, लेकिन इसमें लोग बजरंगबली के आशीर्वाद से पूरी तरीके से विफल हो गई, क्योंकि इसकी मंशा जो थी वो बिल्कुल भी साफ नहीं थी। बजरंगबली के का नाम उसने स्वार्थवश राजनीति के लिए प्रयोग किया था, लेकिन भगवान बजरंगबली ने कहीं ना कहीं कांग्रेस परिवार के साथ, कांग्रेस संगठन के साथ न्याय किया, उनको आशीर्वाद दिया और भारी जीत हम लोगों को अपने आशीर्वाद के रूप में ली है। क्योंकि ईश्वर से कुछ भी छुपा नहीं होता। ईश्वर को पता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ मंशा के साथ सबको सम्मान देते हुए सबकी तरह के विकास के लिए काम करती है। कर्नाटक का जो ये चुनाव है, ये हमारे 2024 के लिए मील का पत्थर साबित होगा और इस चुनाव से उत्साहित होकर प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो हमारे बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो या हमारा पार्टी हाईकमान हो, निश्चित तौर पर ऊर्जा से भरा हुआ है और बहुत उत्साहित है। इस ऊर्जा का प्रयोग हम लोग आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में करेंगे। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर आतिशबाजी की और मिठाई बांटी और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। याद दिला दें कि लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिला है, जिसने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में संजीवनी का काम किया है। वहीं इसी को लेकर मसूरी में भी खूब जश्न मनाया गया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आने वाले लोकसभा और नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत से जीत दर्ज कर सरकार बनाएगी। देखिए, मैं सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में आज कर्नाटक में जो कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर है और जो पूर्ण बहुमत की ओर अग्रसर है, वो उन सबकी मेहनत है। बीजेपी ने, मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत कर्नाटक में लगाई, लेकिन जो जनता थी, जनता ने उनको जवाब दिया महंगाई का, जनता ने उन्हें जवाब दिया बेरोजगारी का, जनता ने जवाब दिया भ्रष्टाचार का। और आज कर्नाटक की जनता ने संदेश दे दिया है कि वो समय दूर नहीं है जब ये जनता 2024 में भाजपा को इस देश से उखाड़ फेंकेगी और कांग्रेस की सरकार फिर पूर्ण बहुमत में 2024 में इस पूरे देश में अपनी सरकार बनाएगी। देख रहे हैं जिस तरह से कर्नाटक की जीत, आज दक्षिण भारत से कर्नाटक की जीत की शुरुआत हुई है, तो आज उसका असर मसूरी में भी देखने को मिल रहा है कि आज जो मसूरी के कार्यकर्ता है उनमें नई ऊर्जा, नई हौसला बुलंद हुआ है। और अगर यही हौसला और ऊर्जा हर कार्यकर्ता के अंदर कांग्रेस की आएगी तो 2024 और 2027 और नगर निकाय चुनाव, इन सभी चुनाव में कांग्रेस परचम लहराएगी। यह हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर रुद्रपुर में आवास विकास में पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ की आवास पर कांग्रेसियों ने जश्न मनाया। इस दौरान खूब आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटी गई और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान पूर्व मंत्री और किच्छा से कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा कि जनता अब परिवर्तन का मूड बना चुकी है और इसकी शुरुआत कर्नाटक से हो गई है।
काशीपुर में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शमसुद्दीन ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार गूंगी बहरी सरकार है। इसके साथ ही शमसुद्दीन ने कहा कि दशकों पुरानी काशीपुर को जिला बनाने की मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर यहां की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि जितनी बार भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें प्रमुख मुद्दा जिले का रहा है, और लेकिन आज तक कोई भी नेता काशीपुर को जिला नहीं बना पाया। आप सब जान रहे हैं कि काशीपुर में पिछले 6 सालों से यहाँ पर ये ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है। अगर ये 5 किलोमीटर लंबा ब्रिज होता तो भी 2 साल में बन जाना चाहिए था। आज पूरा शहर, पूरी जनता त्रस्त है इस पुल को लेकर के। हमारी मांग है कि इस पुल को बहुत जल्दी पूरा किया जाए, इसको जल्दी से इस निर्माण का काम को निपटाया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो पिछले कई दशकों से काशीपुर को जिला बनाने की मांग है, काशीपुर को जिला घोषित किया जाए, क्योंकि आज पिछले टर्म से और इस बार भी दोनों बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है, उनके विधायक हैं और वो वादा भी करते हैं कि हम काशीपुर को जिला बनाएंगे, लेकिन आज तक अपने वादे पर पूरा नहीं उतरे हैं। के द्वारा काशीपुर की सबसे बड़ी समस्या है कि ये फ्लाईओवर आज 7 साल हो चुके हैं। इस 7 साल में काशीपुर बहुत बेहतर और बहुत अच्छा होना चाहिए था। इस काशीपुर फ्लाईओवर की वजह से पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। आज दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। आज हमारी मांग थी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि जो दुकानदार फ्लाईओवर के नीचे बाजपुर रोड, जतपुर रोड और मुरादाबाद रोड पर जितनी परेशानी दुकानदार झेल रहे हैं उस सरकार के द्वारा उनको मुआवजा मिलना चाहिए। काशीपुर जिला बनाने की बहुत पुरानी मांग है। हमारे बुजुर्गों ने मांग करते आ रहे हैं। अब हमारे बुजुर्ग तो चले गए, वो हमें जिम्मेदारी दे गए। अब हम ये काशीपुर के ज़िले की मांग कर रहे हैं। मेरे दादा ने बड़ी पुरानी मांग थी, मेरे अब्बा की बहुत बड़ी मांग थी। अब उनके लौंडे की जिम्मेदारी बनी है कि काशीपुर को जिला बनाने को लेकर बहुजन समाज पार्टी का मैं महानगर का अध्यक्ष हूँ। मैं चाहता हूँ कि काशीपुर को जिला बनाया जाए। और हाई कोर्ट जो कि नैनीताल में है, काशीपुर से यहाँ 5 से 10 बसें डेली जाती है। मैं चाहता हूँ कि वो काशीपुर में और रामनगर के बीच आना चाहिए, क्योंकि 800 एकड़ ज़मीन नेफा की हमारे गौशाला के अंदर। वही हल्द्वानी पुलिस नशे के खिलाफ कार्रवाई के लाख दावे करती हो, लेकिन पुलिस के दावे राजपुरा क्षेत्र में हवाई साबित हो रही हैं, क्योंकि स्मैक, चरस, शराब और सट्टेबाजी के खिलाफ अब खुद राजपुरा की महिलाओं और स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। इस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि राजपुरा क्षेत्र में नशे का खुलेआम कारोबार चल रहा है, लेकिन पुलिस आंख बंद करके बैठी है। स्थानीय लोगों ने खुद मोर्चा उठाते हुए पुलिस प्रशासन को नशे के कारोबार पर कार्यवाही करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। देखें, हर गली में शराब की बिक्री हो रही है, सट्टा, जुआ, बुक और कई तरह के अवैध कार्य राजपुरा में हो रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं था इस जीवन में कैसा होगा, लेकिन अब बहुत बुरी तरह से ये राजपुरा हमारा नशे से ग्रस्त हो चुका है। यहाँ की हमारा जो प्रवेश द्वार है राजपुरा, वहाँ से शुरुआत हो गई सर, और इतनी शुरुआत हो गई कि खुलेआम नशा बिक रहा है। हर तरीके से नशा बिक रहा है, हर तरीके का नशा बिक रहा है। चरस भी बिक रही है, शराब बिक रही है, जुआ, सट्टा, बुक, सारे कार्य चल रहे हैं, अवैध कार्य चल रहे हैं। और मैं उन पर सब पे अंकुश लगाता हूं, और मैं नामजद उनके नाम देना चाह रहा हूं, क्योंकि वो नहीं मान रहे हैं। कौन लोग हैं वो? अब यहाँ चौराहे से आपका जो है एक मस्ता के परिवार हैं, वो लोग कर रहे हैं। सामने सिकंदर है, वो कर रहे हैं। और चरस में 2 व्यक्ति और हैं, और इस तरफ आपके गौला नदी से लेके सिकंदर, और आपके गौला नदी में आपके सनी हैं। तो बहुत लोग हैं, कई लोग कारोबार हैं इनमें। इसमें एक में आपके महिलाएं हैं, बीना है, और बीना है और 2-3 लोग और हैं जो कि इसमें क्या कारोबार कर रहे हैं बहुत रूप से। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये लोग अपना नशा बंद कर दें। यदि वो नशा बंद नहीं करेंगे तो मैं धरना प्रदर्शन करूँगा प्रशासन के खिलाफ, और
आमरण अनशन भी करूंगा। हाँ, जुए, सट्टेबाजी, स्मैक और बहुत सारे नशे हैं जो यहाँ पे क्षेत्र में चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से नशा का पूरा जो काला धंधा है, व्यापार यहाँ पे चल रहा है, ये बहुत दूर चले जाए यहाँ से। और हम भैया के साथ हैं, इनका सहयोग दे रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र से नशा मुक्ति हटाएं। बच्चे बिगड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं, काफ़ी लोग जो नशा कर रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, नशा बेच रहे हैं। नहीं, इसमें जब आप मेरे संज्ञान में इस चीज़ को ला रहे हैं और लोगों ने इस चीज़ को संज्ञान में लाया है, तो इसको बहुत अच्छे से वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी नशे में लिप्त होगा उसको जेल को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाए। वहीं रामनगर में ग्रामीण क्षेत्रों को नगरपालिका में शामिल करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने नगरपालिका में प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि सरकार विकास खंड के 5 ग्रामीण क्षेत्रों को नगरपालिका सीमा में शामिल करने की योजना तैयार कर रही है, जिस पर ग्रामीणों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार वोट बैंक की राजनीति कर ग्रामीण जनता को बांटने का काम कर रही है। हमारी मांग ये है कि हमें नगर पालिका में शामिल किया जाए और जो मांग कर रहे हैं उनको तो नगर पालिका में शामिल नहीं किया जा रहा है और जो इसका विरोध कर रहे हैं उसको नगर पालिका में शामिल किया जा रहा है। ये सरकार का एक सोची समझी साजिश के तहत ये हो रहा है, सीमाकांड हो रहा है। हम चाहते हैं कि हम कॉर्बेट नगर, आदर्श नगर, शक्ति नगर, शंकरपुर भूल को, पूछड़ी को नगर पालिका में शामिल किया जाए। गांव वालों का आगे उग्र आंदोलन होगा, इसके लिए आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। मांग यह है कि जो अभी कुछ दिन पूर्व मालूम हुआ कि नगर पालिका का सीमा विस्तार किया जा रहा है, तो जो सीमा विस्तार के बारे में देखा गया जो यहाँ से 5-6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र है उनको नगर पालिका के सीमा विस्तार में जोड़ा जा रहा है, जबकि नगर पालिका से मात्र 100 मीटर भी बहुत दूर कहूँगा, 50 मीटर की दूरी पे सड़क पार हमारे यहाँ ग्राम सभाएं आती हैं, आदर्श नगर, शक्ति नगर, कॉर्बेट नगर। हम चाहते हैं कि उन लोगों को भी नगर पालिका में शामिल किया जाए। आज वहीं की जनता निकल करके आई है और हम अभी जितने भी राजनीतिक दलों के लोग हैं उनके समर्थन में उनके साथ यहाँ आए हैं और उनकी मांग ईमानदारी के साथ है और ईमानदार मांग है और हमारा ये मानना है कि वो नगर पालिका में मिलने चाहिए। उत्तराखंड में आम इंसान विकास पार्टी अब अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गई है। लोकसभा और नगर निकाय चुनाव से पहले ही पार्टी अपने संगठन को गति देने में जुट गई है। इसी में आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने आज सिकरोड़ा गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित किया, जहां बड़ी संख्या में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। उसके बाद आकिल अहमद अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रुड़की पहुंचे, जहां प्रशासनिक भवन में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों में जुट गई है और उनकी पार्टी उत्तराखंड के सभी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी, जो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जो है मुद्दा तो ये है, मैं आपको बताऊं कि हमारी आम इंसान विकास पार्टी हमने लॉन्च की फरवरी में और लगातार जो है हमारा संघर्ष जारी है और हमने यहाँ पे आज मीडिया के सामने आज ये बात रखने के लिए कि हम यहाँ पे चुनाव जो है हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा की 5 सीटों पे हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे आम इंसान विकास पार्टी के। अभी जो चुनाव आ रहे हैं जो है, पहले यहाँ पे निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में मेयर का अध्यक्ष, नगर पंचायत के, नगर पालिका के जो अध्यक्ष के चुनाव होंगे उसमें भी हम जो है चुनाव लड़ाएंगे। हमारी पार्टी सभासदों का, पार्षदों का, सब में जो है हिस्सेदारी हमारी पार्टी लेगी और हम लोग जो है लगातार लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्या सुनने का काम कर रहे हैं। जनता के बीच में जो है लगातार हमारा प्रयास जो है लोगों की समस्या दूर करने का है। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील के खरसाली गांव में राजकीय प्राइमरी स्कूल के ऊपर से 11 केवी की हाई टेंशन तार गुजर रही है, जिसको हटाने के लिए ग्रामीण कई बार विधायक सहित ऊर्जा निगम के अधिकारियों से हो सकी। इसी को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता सुशील तोमर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।